नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए कुछ चुनिंदा राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षा के अभ्यास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज से श्रृंखला को। आज का पहला प्रश्न है, कौटिल्य की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कौटिल्य की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत है। कथन दिया है ऑप्शन ए में, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन बी है, उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहार सरोकारों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी में है, उन्हें नीतिशास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। तथा ऑप्शन नंबर डी में है, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में उन्हें नीतिशास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो आपको बताना है यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में G.H. सेबाइन, ऑप्शन बी है डनिंग, ऑप्शन सी है ई बार्कर तथा ऑप्शन डी है एम्बिस्टीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डनिंग। डनिंग ने कहा है कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है। तो आपको बताना है ये कथन किसका है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है सेफालस, बी है थ्रोसिमेकस, सी है अरस्तु और डी है लेकोफोन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि काल क्रम के अनुसार राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन है, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है। तो लॉक के लिए क्या सही नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रहते थे। तथा ऑप्शन नंबर डी है, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविदा की दृष्टि से जो सही नहीं है वो है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं है, बल्कि ये आना चाहिए कि जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे लॉक ने दो प्रकार की समझौते के विषय में बात की थी। पहला लोगों का आपस में समझौता, लोगों के बीच में, तथा दूसरा लोगों का संप्रभु के साथ समझौता, यानी जिसे आपने अपनी शक्ति सौंप दी है उसके साथ में लोगों का समझौता। बाकी अन्य सारे कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है रूसो ने क्या बोला है, उसमें क्या सही नहीं है वो ढूंढना है। ऑप्शन ए है, व्यक्ति के आत्मप्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। ऑप्शन नंबर बी में है, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न हुई हैं। तथा ऑप्शन नंबर डी है, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। बताना चाहेंगे रूसो की कुछ किताबों के बारे में पूछता है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में लिखी गई थी, तथा द ईमाइल जो वह भी 1762 में लिखी गई थी, दोनों ही रूसो की प्रमुख किताबें हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था। आपको विद्वान का नाम बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरविंदो, ऑप्शन सी रानाडे और ऑप्शन डी तिलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरविंदो। अरविंदो ने कर्मयोगी और धर्म ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसे प्रारंभ किया था। इसके अलावा अरविंदो की कुछ और बुक भी आप याद रखें। द लाइफ डिवाइन ये किताब है, इनकी फेमस किताब है, और द सिंथेसिस ऑफ योगा। इसके अतिरिक्त सावित्री नाम की एक किताब भी लिखी थी जो काफ़ी चर्चित रही थी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। तो आपको बताना है किस विद्वान ने यह कथन कहा था। ऑप्शन ए है
जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है बी एन राव और ऑप्शन डी है के टी शाह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी आर अम्बेडकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो कि 1956 में आई थी उसके संदर्भ में कहा था मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता को महसूस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको गलत कथन ढूंढ के बताना है। ऑप्शंस दिए हैं आपको। ऑप्शन ए पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासक मूलक और मानकीय है। ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। तथा ऑप्शन नंबर डी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मकता नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। इसकी जगह आना था उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद से आई कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद की संकल्पना को जन्म दिया था और यह विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो आइसा बर्लिन के संबंध में है। क्वेश्चन है आइसा बर्लिन के निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधिकार राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उदारवादी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी है आदमी के जिज्ञासु और तर्कसंगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। तथा ऑप्शन नंबर डी है उन्हें राजनीतिक सिद्धांत यानी दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। तो आपको बताना है आइसा बर्लिन के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, उन्हें क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है। यह उत्तर गलत है। आपको बताना चाहेंगे आइसा बर्लिन ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की संकल्पना का खंडन करते हैं, इस वजह से यह कथन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है। तो समाज के बारे में बताया है, किसने बताया है आपको बताना है। ऑप्शन ए रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन बी फ्रेडरिक हाइक, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार फ्रेडरिक हाइक ने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भरता और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की थी। इसके अतिरिक्त जॉन रॉल्स की एक और परिकल्पना वो भी आप याद रखेंगे। जॉन रॉल्स ने वेल ऑफ इग्नोरेंस की संकल्पना दी थी, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। तो आपको बताना है किसने जिगजैग्स ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी एच ए हाइक, ऑप्शन सी आर नोजिक, ऑप्शन डी जे हेबरमास। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर नोजिक यानी रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स नामक किताब लिखी थी। इसके अलावा अन्य किताबों के अंतर्गत उसमें एनार्की आती है और स्टेट एंड यूटोपिया जो कि 1974 में उन्होंने पब्लिश कराई थी, यह आती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हैं एलएसडेयर मैकिन्टियर, ऑप्शन बी में है माइकल सांडेल, ऑप्शन सी में है माइकल वाल्जर तथा ऑप्शन डी में है फ्रेडरिक हाइक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माइकल वाल्जर। माइकल वाल्जर समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अन्य ऑप्शन हैं यानी एलएसडेयर मैकिन्टियर तथा माइकल सांडेल और फ्रेडरिक हाइक ये सभी समुदायवाद के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं आपको चुनना है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। दूसरा है लोकतंत्र भी नागरिकों के निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उसकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो। तीसरा है सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए यानी सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार। तथा चौथा है राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है। के अनुसार आपको सही उत्तर का चयन करना है।
आपको ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 तथा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी की सभी विशेषताएं लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अधिशेष मूल सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो मार्क्स के अधिशेष मूल सिद्धांत के विषय में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पहले उन्हें देखेंगे। यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। दूसरा, श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। तीसरा, प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है। चौथा, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। आपको कूट दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी पहला, दूसरा और चौथा तथा ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपको चुनना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहला, दूसरा और चौथा। मार्क्स के अधिशेष मूल सिद्धांत के अनुसार पहला, यह रिकार्ड के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। दूसरा, श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है तथा चौथा, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत 1867 में दिया था। उन्होंने दास कैपिटल लिखा था और दास कैपिटल में इन सिद्धांत की व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का कौन कौन सा योगदान है वो आपको बताना है, ढूंढना है। इसमें पॉइंट दिए हैं। पहला है, सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। दूसरा पॉइंट है, पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। तीसरा, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार तथा चौथा, क्रांति की रणनीति और दांवपेच में उनका सिद्धांत। कूट दिए हैं, कूट के अनुसार आपको उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए 1 और 4, बी 1, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। आपको ढूंढना है मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 3 और 4। मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन के योगदान के अंतर्गत आएगा सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों जनसाधारणों का मार्गदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त तीसरे नंबर का पॉइंट है, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार तथा चौथा पॉइंट है, क्रांति की रणनीति और दांवपेच का उनका सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? कोई भी अगर विचारधारा होती है तो उसकी एक विशेषता होती है, कौन सी विशेषता उसमें शामिल नहीं है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, ऑप्शन बी राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई यानी उन्मुख समुच्चय, ऑप्शन नंबर सी एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया तथा ऑप्शन नंबर डी वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विचारधारा की विशेषता के अंतर्गत आता है एक राजनीतिक आस्था प्रणाली होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विचारों का कोई एक कार्रवाई यानी उन्मुख समुच्चय होना चाहिए, विशेष समुच्चय में वो होती है तथा इसके अलावा एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नज़रिया भी उसमें होना चाहिए और राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त करते हैं ये इसमें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दल, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है? तो आपको ढूंढना है किसने यह दिया है दल, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में। ऑप्शन नंबर ए में है गैब्रियल आलमंड, ऑप्शन नंबर बी है सिगमंड न्यूमैन, ऑप्शन नंबर सी है राय सी मैकड्रिस और वार्ड तथा ऑप्शन नंबर डी में है एम.जी. स्मिथ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आएगा राजनीति की परिभाषा दल, हित और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में राय सी मैकड्रिस और वार्ड ने यह परिभाषा दी थी। तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों के अंतर्गत ये शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1968 में मैकड्रिस की प्रमुख रचना है और आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ आर्थर बेंटले और अ प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, द
प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको ढूंढ के बताना है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए जीन ब्लॉन्डेड, ऑप्शन बी डोरोथी पिकल्स, ऑप्शन सी वाल्टर बेजहार्ट तथा ऑप्शन डी E.H. कार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीन ब्लॉन्डेड ने द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा दूसरी अन्य किताबों के अंतर्गत आ जाता है एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जो कि 1969 में लिखी थी। यह भी जीन ब्लॉन्डेड की लिखी हुई किताब है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? कोई भी क्रांति के संबंध में कुछ विचार होते हैं, तो कौन से तत्व सही हैं वो आपको ढूंढ के बताना है। ऑप्शन दिए हैं, पहले कुछ कथन दिए हैं, तत्व दिए हैं, देख लेते हैं। पहला है संविधान में परिवर्तन, दूसरा है एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तीसरा है राजनीतिक संस्थाओं में रूपभेद, और चौथा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। कूट दिए हैं, कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 4 तथा डी में है 1, 2, 3, 4। तो कौन से तत्व क्रांति के संबंध में सही है ढूंढना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार संविधान में परिवर्तन, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है क्रांति के द्वारा। इसके अलावा राजनीतिक संस्थाओं में रूपभेद हो जाता है, उसके रूप बदल जाते हैं, और चौथा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको सरकार की एकात्मक प्रणाली में जो कथन सही है उसे ढूंढना है। कथन दिए हुए हैं, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। कथन दूसरा है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। तीसरा है, इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है, तथा चौथा है, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त नहीं करती हैं। ऑप्शंस दिए हैं कूट के रूप में, उसे चुनना है। ऑप्शन ए में है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी में है 1, 2, 3 और 4 यानी सभी, ऑप्शन सी में है 3 और 4 तथा ऑप्शन डी में है केवल 2, 3 और 4। आपको बताना है सरकार की एकात्मिक प्रणाली के बारे में कौन से कथन सही हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये चारों के चारों कथन सही हैं। सरकार की एकात्मिक प्रणाली में यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है, सही है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती, ये भी सही है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है, ये भी सत्य है, तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती हैं, यह जो स्थानीय सरकार होती हैं उससे प्राप्त करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की समन्वयक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है अमेरिकी संविधान के विषय में। संशोधन है, पहला, चौथा संशोधन, 5वां संशोधन, 14वां संशोधन और 16वां संशोधन। कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। कूट में दिया है ऑप्शन ए में 2 और 3, बी में 2 और 4, सी में दिया है 1 और 4 तथा डी में दिया है 3 और 4। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चौथा संशोधन। अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की समन्वयक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? विद्वान के नाम इसमें दिए हैं, विद्वान के नाम आपको खोज के बताने हैं। ऑप्शन ए पॉल बेरन, ऑप्शन बी जेम्स एस कोलमैन, ऑप्शन सी एडवर्ड सिल्स, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो आपको बताना है किसने व्याख्या की है प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास की। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार मैक्स वेबर ने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उनकी एक प्रसिद्ध किताब है, इसे भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको सत्य कथन ढूंढ के बताना है। कथन दिए हुए हैं, पहला, यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। दूसरा कथन, यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है, नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। तथा चौथा है, लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। कूट के अनुसार आपको उत्तर चुनना है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में पहला चौथा, बी में है पहला दूसरा तीसरा, सी में है तीसरा और चौथा
तथा डी में है दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में दूसरा कथन है, यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है, नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है, सत्य है। और चौथा है, लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। ये सभी कथन मैक्स वेबर ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? तो अब आधुनिकीकरण के विषय में बताना है, किसके सादृश्य यानी किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, बराबर माना जाता है। इसमें दिया है पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय और औद्योगिकीकरण। तो आपको कूट दिए हैं, कूट के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन दिए हैं, पहला ए तीसरा और चौथा, बी में है दूसरा, तीसरा और चौथा, सी में है पहला, दूसरा, तीसरा तथा डी में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आधुनिकीकरण को प्रायः माना जाता है पश्चिमीकरण या फिर यूरोपीकरण या फिर राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय भी इसे माना जाता है और औद्योगिकीकरण का भी इसे पर्याय माना जाता है। समाजशास्त्री एंथनी गिडिंग्स ने आधुनिकीकरण को इन सभी भागों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला है, समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई। दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। तीसरा है, मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। तथा चौथा है, मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉर्पोरेट समूह के नियंत्रण में रहते हैं। तो जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बी में है पहला और तीसरा, सी में है पहला, दूसरा, तीसरा तथा डी में है पहला, दूसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो कथन दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं, यानी समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है, सत्य है। दूसरा कथन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है, ये भी सत्य है। तथा चौथा कथन है, मीडिया के अभिकारक औद्योगिक और कॉर्पोरेट समूह के नियंत्रण में रहते हैं। ये तीनों कथन सत्य है। इसके अलावा मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है, ऐसा देखा नहीं गया है, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में आया था उसकी कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए में है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था। ऑप्शन बी में है विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। सी में है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया। तथा डी में है प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया। आपको ढूंढना है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ये कथन गलत है, ये विशेषता नहीं थी। इसके अलावा सारी विशेषताएं उसमें शामिल थी, जैसे केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था होगी, साथ में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा जाएगा बल्कि उसे बढ़ाया जाएगा, उसे बढ़ाया गया था। और अंतिम ऑप्शन है प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया। तो ये सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया? तो स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता से बाद इसका कंपेयर करते हुए किसने संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है रजनी कोठारी, ऑप्शन बी में मायरन वाइनर, ऑप्शन सी में है मॉरिस जोन्स तथा ऑप्शन डी है पॉल आर ब्रॉस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराए थे। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है द एंड ऑफ द बिगनिंग, 1965 में लिखी गई थी। ठीक, ये इंडिया के विषय में थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो मौलिक अधिकारों में क्या सही नहीं है वो आपको बताना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इसमें ऑप्शंस दिए हैं पॉइंट्स में। पहला है इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है। दूसरा दिया है इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा दिया है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। तथा चौथा दिया है सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं। कूट दिए, कूट के अनुसार आपको उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी में है केवल 1 और 2, सी में है
1, 2 और 4 तथा डी में है 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार पहला और तीसरा कथन सत्य है, यानी इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है, तथा तीसरे कथन में है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए में है विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी में है विधेयक विशेष बहुमत यानी 2/3 उपस्थिति एवं मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए, या तो 2/3 होना चाहिए और जितने उपस्थित हुए हैं उसके 50% से अधिक होना चाहिए। सी ऑप्शन में दिया है सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, तथा डी ऑप्शन में है राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्पित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, यह कथन गलत है। इसके अलावा समस्त कथन सही हैं। जब भी संविधान का संशोधन होता है तो अलग अलग सदनों में उसे पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इसके लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों की मृत्यु, त्यागपत्र, हटाया जाना अन्यथा किसी अन्य जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? अनुच्छेद दिए हैं अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 70 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 58। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 के अनुसार यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों की मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा किसी अन्य वजह से वो रिक्त हो जाता है तो ऐसी आकस्मिकता के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।